खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में अंशुमान जी हैं। ये है खर्चा पानी। अंशुमान जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? खबरें तो अच्छी है नहीं कहीं से, फिर भी धन्यवाद। हाँ, कुछ धन्यवाद सिद्धांत। खबरें खबरें निश्चित तौर पे अच्छी नहीं हैं और बहुत सारे तरह से जिन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वो सारा सिस्टम जिसको हम अभी तक जिस उम्मीदों से देखते थे वो सारा सिस्टम लड़खड़ा कर बैठ गया है। पर केवल उम्मीद ये है कि कई लोग व्यक्तिगत रूप से आगे आए हैं। हमने हर जगह देखा है, हर शहर में, हर कस्बे में कुछ लोग हैं जो आगे बढ़कर उनके पास जो क्षमता है उससे वो मदद कर रहे हैं। पर दूसरा दबाव सिद्धांत जो बन रहा है वो लॉकडाउन के साथ बन रहा है, क्योंकि हम वापस जो पिछला चरण था उस पिछले चरण में हमने हेल्थ क्राइसिस उतनी ज्यादा नहीं देखी थी जितनी ज्यादा माइग्रेंट्स की, फूड की क्राइसिस देखी थी। इस बार वो दोनों चीजें हो गई। हेल्थ क्राइसिस जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी अब माइग्रेंट क्राइसिस बनती दिखाई दे रही है कई शहरों में। हाँ, कमोबेश पिछले फेज में तो कम से कम ऐसा लगा था कि एसिम्प्टोमेटिक चीज टाइप की चीजें सुनाई देती थी। अब तो इस बार आपको एसिम्प्टोमेटिक कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। लोगों को हाँ, सिम्टम्स आ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग दवाइयों के लिए परेशान हैं, और लोगों के ही बीच से एक पैरेलल सरकार खड़ी हो गई है। हाँ, मतलब मैं ये शब्द बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ और जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है इस देश में। अंशुमान जी, बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पर लिखते हैं, उनको मदद पहुंचती है। मतलब मेरे कई परिचितों को सोशल मीडिया पर लिखने के बाद, मेरे लिखने के बाद मेरे रिश्तेदारों को अस्पतालों तक मदद पहुंची। ब्लड डोनेट करने आए लोग, प्लाज्मा डोनेट करने आए, प्लेटलेट डोनेट करने, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, तमाम चीजें ऐसे उपलब्ध हो रही हैं। तो सिस्टम बहुत बुरी तरीके से लेकिन क्रैश। ये इस व्यवस्था की हमने हमने अपेक्षा नहीं की थी। दवा देना, ऑक्सीजन देना ये लोगों का काम थोड़ी है। हम इतने बड़े विराट सिस्टम के साथ अप्रोच कर रहे हैं लोगों को जैसा मैंने कल आपने अर्थात की चर्चा में भी कहा था कि अगर आप भारत में आप संक्रमितों की टोटल आबादी में से जो गंभीर संक्रमित लोग हैं उनके प्रतिशत देखें तो कितना छोटा, और वो पूरे देश में बिखरे हुए हैं। यदि उनके पास भी दवा नहीं है, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, लोग कब तक करेंगे? और हम लोग थक चुके हैं। जो जो सहायता करने वाले लोग हैं सिद्धांत, उनसे कितनी बार आप फोन करेंगे, कितनी बार उनको पैरवी करेंगे? सिस्टम में बैठे हुए लोग चीजें धीमे 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 करके लोग थकने लगते हैं, और वो स्थिति हमें दिखाई दे रही है। अभी पहला हफ्ता ही बीता है और हम अभी हमें ऐसा जो संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से ये इन्फेक्शन की जो रिप्रोडक्टिव रेट है, जो पॉजिटिविटी रेट है, वो जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसमें में कैसे चीजें संभाली जाएंगी? बहुत ही ज्यादा लोगों में हताशा भी है, बहुत ज्यादा निराशा निराशा भी है और भय बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और कहीं ना कहीं सरकार के भीतर बैठे हुए लोग जब उनसे बात करिए तो वो भी मान रहे हैं कि नहीं, हम कुछ कर नहीं पाए, साल भर में हमने कुछ तैयार नहीं किया, हमें उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतनी विकट हो जाएंगी। एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है सेरो सर्वे को लेकर आज आई है, जो इंडियन एक्सप्रेस हाँ। में, वो रिपोर्ट काफी मौजूद है सरकार के पास। सरकार को नवंबर से फ्लैग कर दिया जाएगा कि एक सेकंड वेव आएगी। जो सेकंड जी, सेरो सर्वे था उसने ही फ्लैग किया था कि एक सेकंड वेव इमिनेंट है, जो हमने अर्थात में मेरे ख्याल से अंशुमान जी अच्छे हम से लोगों ने डिस्कस जिक्र किया। किया था कि अर्थात में इस बात का जिक्र किया था कि पहला जो सर्वे आया था उससे तीसरे सर्वे के बीच में 21 टाइम्स इन्फेक्शन बढ़ चुका था, 21 गुना इन्फेक्शन बढ़ चुका। और हमने कहा था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बायस है, जिस बायस को हमें सरकारों को कम से कम उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बायस को बहुत कायदे से समझना चाहिए जब आप महामारी से डील कर रहे हो। और महामारी हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ आती है। इतना बड़ा तंत्र बैठा था, डेटा लिए हुए, आंकड़े लिए हुए, व्यवस्थाएं लिए हुए, जिले जिले के आंकड़े उनके पास थे, आयु वर्ग के आंकड़े उनके पास थे। उसके बाद भी इस सेकेंड वेव को बिल्कुल बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया। हाँ, तो अब चलते हैं खबरों की ओर अंशुमान जी। पहली खबर जीएसटी से जुड़ी हुई है और दूसरी खबर लॉकडाउन पर कुछ एक्सपर्ट्स के विचारों से जुड़ी हुई है। जी, लॉकडाउन अब हम देख रहे हैं, राजस्थान में लॉकडाउन जैसी स्थिति है। यूपी के कई सारे शहर मतलब प्रैक्टिकली लॉकडाउन में हैं। आप उसको लॉकडाउन भले ना कहें। छत्तीसगढ़ आधा लॉकडाउन में चला गया है। दिल्ली में कर्फ्यू लग चुका है, जिसको लॉकडाउन ही माना जाएगा। महाराष्ट्र में चीजें हैं, सब मतलब कर्व सबको हर जगह दिख रहे हैं। तो उस पर बातचीत करेंगे। पहली खबर है अंशुमान जी, जीएसटी से जुड़ी हुई।
जिस समय क्राइसिस है, जिस समय हेल्थ स्ट्रक्चर जो है देश का, हेल्थ केयर स्ट्रक्चर जो है वो बुरे तरीके से प्रभावित है, तो उसमें राज्यों ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाने के लिए कहा है कि काउंसिल की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाइए, और जो दवाइयां हैं, रेमडेसिविर जैसी दवाई है जिसके इफेक्टिवनेस पर अभी भी बहस हो रही है, डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ये काम नहीं करती, रेमडेसिविर जैसी दवाई है, इक्विपमेंट्स है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, इस पर जीएसटी का जो रेट है इसे कट करिए ताकि ये और सुलभ हो सके। ये ज्यादा ये राज्यों की डिमांड है। साथ में उन्होंने कहा है कि साहब जो जुलाई 2022 तक के आगे तक कंपनसेशन का पीरियड बढ़ा दीजिए, और आप मर्ज कर दीजिए, टैक्स स्लैब्स को मर्ज कर दीजिए, रेट रिवाइज कीजिए हर साल। और सबसे जरूरी बात जिन्होंने, मतलब कई सारी बातें जरूरी हैं, ये भी कहा है कि नेचुरल गैस और एविएशन फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लाइए, ऐसी बात करना चाहते हैं अंशुमान जी। सिद्धांत, जीएसटी और लॉकडाउन, ये दो हम लोगों ने आज क्यों चुना, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि भारत में केंद्र और राज्य के रिश्तों को लेकर, जिन पर हम पहले भी चर्चा करते रहे, जीएसटी की कोविड की दूसरी वेव उस रिश्तों को पूरी तरह हिला देने वाली है, और हमें ये दिखाई दे रहा है। लोग याद करेंगे कि हमने 2 हफ्ते पहले इस पर चर्चा की थी कि एक बहुत बड़ी शिफ्ट राज्यों के जीएसटी के साथ राज्यों के और केंद्र के रिश्ते में आने वाली है। राज्यों के जो खजाने हैं वो जिस परिस्थिति में हैं वो उसे झेल नहीं पाएंगे। जिस पर हमने विस्तार से बात की थी वो अर्थात के प्लेलिस्ट में, जिसमें हमने इस बात को रेफर किया था कि राज्य सरकारें जल्दी से जल्दी सरकार से इस बात की मांग करेंगी कि जो कंपेंसेशन सेस है उसकी सीमा 2022 से आगे बढ़ाई जाए। और देखिए वो परिस्थिति सामने आ गई। अब यहाँ 2 बड़े एजेंडे राज्य पुश कर रहे हैं, और इन 2 बड़े एजेंडों को पुश करने की बड़ी वजह यह है कि केंद्र सरकार ने इस दौर में सब कुछ राज्यों पर छोड़ दिया है, सारी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी है। तो वो 2 बड़ी चीजें आ रही हैं। एक तो ये आ रहा है कि जो दवाएं हैं, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर हैं, प्लांट हैं, इनके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो 12 से 18% और कई मामलों में 28% तक उसे घटाया जाए ताकि उनकी कीमतें सस्ती हो सके। केंद्र सरकार कहीं इस मामले में इसमें सोचने को तैयार नहीं। पिछले साल भी इस बात की मांग की गई थी कि आप सैनिटाइजर पर, आप दवाओं पर जीएसटी कम कीजिए जिससे कि लोगों को सस्ती कीमत पर दवाएं मिल सके। पर राज्य सरकार इस पर दबाव बनाना चाहती हैं ताकि उन्हें ये दिखाई पड़े कि चीजें सस्ती हो चली हैं। राज्य, अभी केंद्र ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाने का कोई संकेत नहीं दिया है। जीएसटी काउंसिल भी अपनी मीटिंग करने की तरफ नहीं बढ़ रही है। पर दूसरी बात इससे ज्यादा बड़ी है, ये तो तात्कालिक राहत की बात है। दूसरी बात यह है कि अब अगले साल होगा क्या? इस वित्त वर्ष में केंद्र और राज्य के बीच टैक्स के सिस्टम का बंटवारा कैसे होगा? इस साल अगर पहली और दूसरी तिमाही डूब जाती है अर्थव्यवस्था में बुरी तरह से, पिछले साल तो केंद्र सरकार ने किसी तरह से कर्ज लेकर या कर्ज की खिड़की खोलकर राज्यों को मदद की थी। इस साल राज्यों को कंपेंसेशन कैसे मिलेगा? और अब जबकि सारी जिम्मेदारी राज्यों पर डाली जा रही है तो फंड्स को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच एक बड़ी बहस, बड़ी खींचतान शुरू होने वाली है। केंद्र सरकार ने अभी तक इस बात का संकेत नहीं दिया, जो पिछले अर्थात में हमने डिस्कस किया था 2 हफ्ते पहले। वित्त आयोग की जब रिपोर्ट आई थी उसमें इस बात का कोई इशारा नहीं था कि केंद्र सरकार 2022 के बाद इस कंपेंसेशन को बढ़ाने वाली है। यानी वो गारंटी, वो बीमा जो जीएसटी आते समय राज्यों को दिया गया था कि उनको 5 साल तक कोई भी नुकसान होता है टैक्स में तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी इस बोझ से मुक्त हो जाना चाहती है, तो वो 2022 में उसे उतारकर फेंक देना चाहती है और राज्यों को उनके हाल पर छोड़ना चाहती है कि वो अब अपनी व्यवस्था करें और जो नुकसान फायदे हैं उसको संभालें। जबकि दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था से जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुत गहरी लंबी मंदी के संकेत मिल रहे हैं, राजस्व लगातार गिरने के संकेत मिल रहे हैं। मंदी की ट्रेजेक्टरी खासतौर पर उन सेक्टर्स में ज्यादा प्रभावी हो सकती है जहां से सरकारों को ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, ज्यादा राजस्व मिलता है। इस दुविधा के बीच हम खड़े हैं और यहां से जो वित्तीय पेंच है, जो वित्तीय उलझन है वो बड़ी होने जा रही है। तो अगर राज्यों की बात मानती है सरकार, ऑप्शन 1, विकल्प 1, और वो जीएसटी रेट घटाती है तो उसका सीधा नुकसान केंद्र के खाते में भी जाएगा और राज्यों को भी अपने राजस्व में उठाना पड़ेगा। अगर रेमडेसिविर पर, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पर, अगर मेडिकल इक्विपमेंट्स पर जीएसटी घटाया जाता है, जो कि घटाया जाना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके, लेकिन इसका जो रेवेन्यू लॉस है वो सरकार के उसे उठाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को तैयार रहना होगा। और दूसरा बड़ा एजेंडा है कि राज्य सरकारें अब कहेंगी कि हमको फंड्स दीजिए, और ये जो गारंटी आपने हमको दी थी जिस आपातकाल से निपटने के लिए, वो आपातकाल तो खत्म होता दिख ही नहीं रहा है। इस गारंटी को आगे बढ़ाया जाए। अब इस पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या आती है, निर्मला सीतारमण क्या कहती हैं, जीएसटी काउंसिल क्या फैसला लेती, इस पर हमारी निगाह रहेगी।
ओके, अब अंशुमान जी अगली खबर की ओर चलते हैं हम लोग। जीएसटी काउंसिल का जो पूरा झगड़ा है वो तो लंबे समय से चला ही आ रहा है। मेरे ख्याल से ये झगड़ा थोड़ा सा और भी बड़ा होने ये वाला झगड़े है। इस झगड़े में कोविड का की सेकेंड वेव का वायरस घुस गया है और इसलिए हाँ। ये झगड़ा बहुत ज्यादा पेचीदा हो रहा है। और एक चीज यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि आने वाले कुछ हफ्तों में सिद्धांत हम्म। हमें केंद्र और राज्य के बीच कई मामलों पर सीधा टकराव दिखेगा। हाँ, ये दिखेगा लंबे समय से इसलिए टकराव चल रहा था और अभी तक वो टकराव रेवेन्यू के लेवल पर था, सुविधाओं के लेवल, संसाधन मानने के लेवल था। अब चूंकि बिल्कुल चीजें बिखर चुकी, साल भर से कोई राजस्व तो बढ़ा नहीं, रेवेन्यू तो आया नहीं, कर्ज लेते लेते केंद्र और राज्य सरकारें दोहरी हो चुकी हैं, तो अब फंड्स कहां से आएंगे, ये बड़ी चिंता है। अगली खबर की ओर चलते हैं अंशुमान जी। लॉकडाउन, कर्ब्स, कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू, तमाम चीजें हो रही हैं। कई राज्यों ने कंप्लीट लॉकडाउन लगाया हुआ है कई हिस्सों में, और देश में जो स्थिति है 2.5-3 लाख केस जब आ रहे हैं, तो हम लोग कल जैसा या परसों हम लोग फोन पे बात कर रहे थे जब शाम को हम और आप, तो ये बात हुई थी कि एक लॉकडाउन जैसी स्थिति तो दिख सकती है अब। मतलब आप अमित शाह जैसा बोल रहे हैं कई इंटरव्यूज में कि हमने राज्यों को अधिकार दे दिए हैं, राज्य अपने यहाँ जैसा मन हो वैसा करें। आप ये देश के 15 राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं एक साथ, तो आप समझ जाइए एक नेशन वाइड लॉकडाउन लगा हुआ है, वो एक बड़े कंज्यूमर वर्ग को प्रभावित करते ही है। और इस सब के बीच में डॉक्टर कार्मेन रेनहार्ट हैं, वो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक की। उनका इंटरव्यू एक ईटी में प्रकाशित हुआ है, इकोनॉमिक टाइम्स में, और उन्होंने बेहद रोचक और बेहद गौरतलब इनसाइट्स शेयर किए हैं जो लॉकडाउन, सेकेंड वेव और इकोनॉमिक रिकवरी पर। अंशुमान। दो तीन चीजें इस इंटरव्यू से निकलती हैं और इसके आसपास जो चीजें चल रही हैं हाँ। उन्हें हमको समेटना और समझना जरूरी है। पहली चीज तो ये कि वो सारे लोग जिनका खर्चा पानी, जिनके जीवन की जीविका, जिनकी बचतें आने वाले समय के आर्थिक ब्रेकडाउन से प्रभावित होने वाली हैं, उन्हें ये समझना जरूरी है कि फिलहाल केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से किसी लॉकडाउन लगाने का फैसला नहीं दिया है, लेकिन संकेतों के तौर पर राज्यों को अपने अपने तरह से लॉकडाउन की इजाजत दे दी गई। हमने राजस्थान को देख लिया, वहां एक अनुशासन पर्व, अब नाम बहुत बदल गए हैं, हाँ, अब हाँ। लॉकडाउन नहीं है, कोई नाइट कर्फ्यू कह रहा कोरोना है, कर्फ्यू। कोई कोरोना कर्फ्यू कह रहा है, कोई कर्फ्यू कह रहा है, कोई अनुशासन पर्व कह रहा है, लेकिन प्रमुख बड़े राज्य लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। देश का 70%, दूसरी चीज ध्यान रखना जरूरी कि देश का जो 70% जीडीपी जिन राज्यों में केंद्रित है और उसमें भी जिन शहरों में केंद्रित है, वो सारे शहर कोविड के सेकेंड वेव के विस्फोट का गढ़ है। इस बात को ध्यान रखना जरूरी कि नेशन वाइड लॉकडाउन ना भी हो, लेकिन अगर इन अर्थव्यवस्थाओं में लॉकडाउन होता है तो इंक्रीमेंटली भारत के जीडीपी में का 70% जीडीपी लगभग हिट होगा अगर ये साप्ताहिक लॉकडाउन होते हैं। वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिस्ट ने ये उम्मीद जाहिर की है। उनके इंटरव्यू में बहुत सारी बातें और बहुत दो टूक और बेलाग बातें हैं जो उन्होंने कही, जिसे हमारे लिए समझना और जानना जरूरी है कि दुनिया कैसे देख रही है। उन्होंने कहा है, उम्मीद ये है, बाजार को भी उम्मीद ये है, कई सारे ब्रोकरेजेस की, नोमुरा की या बाकी लोगों की रिपोर्ट आई है कि शायद ये लॉकडाउन लंबे नहीं चलेंगे, छोटे समय के लिए होंगे, स्थानीय स्तर पर होंगे। हम नहीं कह सकते कि वो लंबे होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि जो अगर आप लॉकडाउन और उसके पैरेलल जो ग्रोथ रेट है, जो पॉजिटिविटी रेट है उसे देखें तो लॉकडाउन के असर के बाद अगर पॉजिटिविटी रेट गिरता नहीं है तो लॉकडाउन को और लंबे समय तक चलाया जा सकता, भले वो स्थानीय हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं होने वाले हैं। तीसरी जो चीज हमारे लिए समझना जरूरी है वो ये कि इस पूरी व्यवस्था के तहत देश की करीब 30-35% अर्थव्यवस्था ही उभर कर सामने आ पाई थी। इसमें मुख्य तौर पर सिद्धांत बड़ी कंपनियां थी, एमएसएमई, छोटे उद्योग, छोटी कंपनियां, छोटे कारोबार तो खड़े होने की उम्मीद में थे कि वो आगे बढ़ेंगे और कैसे खड़े होंगे। वो नहीं शुरू हुआ था और वो सारे छोटे कारोबार इन्हीं राज्यों में, इन्हीं शहरों में केंद्रित हैं जहां 70% जीडीपी है। वहां ये जो सीमित लॉकडाउन है ये बिल्कुल उन चीजों को लड़खड़ा देंगे जिसका इलाज नहीं। और यहाँ दो बड़े प्रेशर पॉइंट की तरफ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इशारा करती है। इस पर हम कभी अर्थात में विस्तार से भी चर्चा करेंगे। वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट ने एक बात कही है कि भारत में क्रेडिट क्रंच का खतरा है, एक चीज, क्योंकि अब लोगों की ना तो कैपेसिटी है कर्ज लेने की और ना बैंकों की कैपेसिटी है दोबारा लोगों को मॉरिटोरियम देने की। अब लगातार चर्चा शुरू हो गई है कि क्या फिर मॉरिटोरियम आएंगे। अगर 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते के लिए कारोबार, काम धंधे बंद हो जाते हैं लॉकडाउन में, तो हम कर्ज कैसे चुकाएंगे, हम किराया कैसे चुकाएंगे, तो क्या बैंक फिर मॉरिटोरियम लेकर आएंगे।
क्या लोगों को लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की फिर छूट दी जाएगी? अभी पता नहीं है, सरकार ने सोचा ही नहीं था। सरकार इतनी निश्चिंत हो चुकी थी सितंबर अक्टूबर में कि उसे लग रहा था कि सब कुछ बदल गया, सब कुछ रिवाइव हो गया, सारी चीजें ठीक ठीक हो गई। तो पहला सवाल ये है कि ना तो बैंकों की कैपेसिटी ये है कि वो दोबारा एक झटका और झेल सकें मॉरिटोरियम का और लोन डिफरमेंट का, क्योंकि उनके तो एनपीए अगले साल हमारे सामने हिट करेंगे जो हमें दिखाई देगा। और दूसरी चीज है कि लोग भी क्या दोबारा नए सिरे से कर्ज ले पाएंगे कि नहीं, वर्ल्ड बैंक ने इस तरफ इशारा किया। और दूसरी चीज उन्होंने जिस बात पर इशारा किया है वो ये है कि राज्य और केंद्र सरकारों का फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरह फ्रेजाइल हो चुका है। और वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट ने ये साफ साफ कहा है अपने इस पूरे इंटरव्यू में कि भारत में जो सरकारों के कर्ज हैं वो फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें समस्या तात्कालिक तौर पर नहीं है जो नए सिरे से कर्ज लिए जाएंगे, क्योंकि पिछले साल के कर्ज तो खड़े हुए हैं राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों को बेसिक सुविधाएं जुटाने के लिए। अब क्या हो रहा है, एक साल में कोई कैपेसिटीज नहीं बनी, तो अब क्या हो रहा है, आप होटल किराए पे ले रहे हैं, आप आश्रम किराए पे ले रहे हैं, आप रेलवे से चीजें किराए पे, ये सब चीजें फ्री नहीं है, इनके लिए बजट चाहिए, इनके लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, उसके फंड्स चाहिए। तो पिछले साल 15 से 20,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज के राज्यों को दिया गया था, राज्य फिर नए पैकेज की मांग करेंगे इसके लिए, और उसके लिए कर्ज लेना पड़ेगा। तो ये दो बड़ी फाल्ट लाइन है। और इसलिए हमने जब खर्चा पानी में शुरुआत में जब तक इस पर चर्चा नहीं शुरू हुई थी, एक हफ्ते पहले कहा था कि भारत में दूसरी वेव आएगी, तो 3 चीजों पर बड़े बड़े तौर पर असर दिखाई देगा। रुपए की कीमत, महंगाई की दर, और ओवरऑल जो भारत का राज्यों का जीडीपी है उसके ऊपर। तो ये तस्वीर है हमारे सामने। केंद्र सरकार ने अभी इसके ऊपर कोई संकेत नहीं दिया, तो इसलिए हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि कोई स्टिमुलस आएगा कि नहीं आएगा, केंद्र सरकार इससे कैसे निपटने की कोशिश करेगी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात यह भी है कि फाइनेंशियल चैलेंज थोड़ा सा, इकोनॉमिक चैलेंज थोड़ा पिछले पायदान पर है। हेल्थ का चैलेंज, लोगों की जान बचाने की समस्या, लोगों को ऑक्सीजन देने की चुनौती ज्यादा बड़ी और ज्यादा विकट है। लेकिन इससे हम ये नहीं भूल सकते कि ये सारी परिस्थितियां अंततः वित्तीय आर्थिक संकट को गहरा करेंगी, जिसका असर हमें राज्यों से माइग्रेंट्स के पलायन पर, चाहे वो बॉम्बे हो या दिल्ली हो या बाकी शहरों, दिखाई देने लगा है। तो हम अभी इस इन्फ्लक्स की इस सिचुएशन में है जहां पर बहुत ज्यादा अनिश्चितता है, स्वास्थ्य को लेकर भी, सेहत को लेकर भी, और आर्थिक व्यवस्था को लेकर भी। और फिलहाल सरकार के पास अभी कोई प्लान, कोई ऐसी सूचना, कोई ऐसी तैयारी नहीं है, और अगर तैयारी होगी भी तो उसे फंड करने के लिए फंड्स नहीं है। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये बात वर्ल्ड बैंक की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बहुत कायदे से स्पष्ट की है अपने उसमें। लेकिन डाउनग्रेड कब होंगे ये हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ हिस्से तक डाउनग्रेड भारत की आर्थिक विकास दर में कटौती होने लगी है, प्रोजेक्शंस आने लगे हैं प्रोजेक्शन में, जिस पर हमने चर्चा की है। तो शायद एक महीने और, ये महीना बीतने के बाद, अप्रैल के बाद, मई के पहले हफ्ते में और बेहतर ढंग से जान पाएंगे कि भारत की आर्थिक विकास दर पहली तिमाही में, जो सबसे उम्मीद भरी तिमाही थी, उसमें कहाँ खड़ी होगी। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना खूब ख्याल रखिए, अपना और अपने आसपास जितने भी लोग हैं सबका ख्याल रखिए। जितना हो सके अधिक से अधिक घर पे रहिए, आपको पता है कि क्या करना है। और जितना संभव हो सके लोगों की मदद करिए, जहां तक आपसे बन सके, भोजन से, दवा से, सुविधा से लोगों की सहायता करिए। छोटी सी भी सहायता अगर आप लोगों की कर पाएंगे, खुद को कम से कम खतरे में डालते हुए, खुद को कम से कम खतरे में डालते हुए आप जितनी मदद कर पाएंगे, जितनी सहायता लोगों की कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि व्यवस्था से लोग बुरी तरह हार कर टूट रहे हैं। संभवतः आपके एक ट्वीट से भी किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए। हाँ, आपके एक ट्वीट से ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकता है, आपके एक फोन से किसी के घर खाना पहुंच सकता है। आप ये कोशिश जरूर करें कि जो मदद आप पहुंचा सकते हो इस समय पहुंचाएं, क्योंकि स्थितियां बिल्कुल बहुत ही विकट हैं। और जैसे जैसे ये कोरोना की वेव सिद्धांत शहरों से निकलकर गांवों की तरफ बढ़ेगी ना, चुनौतियां और गहरी होती जाएंगी। हाँ, जाहिर से। तो आप ललन टॉप देख रहे थे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।